इस वीडियो में हम कक्षा 9 का गणित का प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है? तो देखिए इस प्रश्न को करने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि हम परिमेय संख्याएं किन संख्याओं को कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो देखिए परिमेय संख्याएं जो होती है हमारी, हम उन संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकें। ठीक है, और जहां पर जो ये हमारा q होता है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर 3/5 लिखा, ये हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसको हमने यहाँ पर p बटे q के रूप में लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये q है यानी कि नीचे, ये हमारा 0 भी नहीं है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि 2/7, ये भी हमारा p बटे q के रूप में है, और यहाँ पर भी जो हमारा नीचे है यानी q का मान है, ये 0 नहीं है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि 5 क्या एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये भी हमारा एक परिमेय संख्या है। इसी तरह से जैसे -7 है, क्या ये भी एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि -7 को हम -7/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से जो हमारा 0 है, क्या 0 भी एक परिमेय संख्या है? यही हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि क्या 0 यानी कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, बिल्कुल हमारा शून्य भी एक परिमेय संख्या है। अब ये क्यों परिमेय संख्या है, इसको यहाँ पर हम समझते हैं। क्योंकि देखिए जो हमारा शून्य है यानी कि जो 0 है, हम 0 को 0/2 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा p बटे q के रूप में आ गया, यानी कि ये भी एक परिमेय संख्या ही है। हमारा परिमेय संख्या में क्या देखा जाता है कि जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकें और q 0 नहीं होना चाहिए। भले p 0 हो सकता है, यानी कि ऊपर 0 हो सकता है, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो यही यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे हमारा 2 है यानी कि 0 नहीं है, इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या ही है। इसी तरह से हम 0 को 0/5 भी लिख सकते हैं, 0/7 भी लिख सकते हैं, यानी कि आप नीचे कुछ भी लिख सकते हैं, ऊपर 0 होना चाहिए। और इससे हमारा जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 0/2 का मतलब क्या है कि 2 से 0 में भाग किया जाएगा, और जब आप 2 से 0 में भाग करोगे तो आपस से आपका आंसर 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्या पता चल गया कि जो शून्य है यानी कि जो 0 है वो एक परिमेय संख्या ही है। ठीक है, तो अपना आंसर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को हम इस तरह से 0/2, 0/5, 0/7, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर हम लिख करके दिखा देंगे। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये हमारा आंसर है, ये जो है ये हमारा रफ वर्क है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 का हल कंप्लीट हुआ। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसमें ध्यान देना, हमसे 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जितने भी हमारी संख्याएं होती हैं उनके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमसे 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं पूछा गया है, लेकिन 3 और 4 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम कैसे बताएंगे 6 परिमेय संख्याएं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें पहली संख्या दिया गया है 3, इसको हमने लिखा। अब 3 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 इस तरह से मान सकते हैं, यानी कि 3/1 हम लिख सकते हैं 3 को। अब हम क्या करेंगे, हमसे कितना परिमेय संख्या पूछा गया है, 6। तो आप क्या करेंगे कि 6 से अगली संख्या क्या होता है, 6 से अगली 7 होता है, तो 7 से आप इसमें ऊपर भी और नीचे भी गुणा कर देंगे बस। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि 7 से क्यों किया है, तो देखिए 7 से हमने इसलिए किया है क्योंकि हमसे यहाँ पर 6 परिमेय संख्याएं पूछा गया है, और अगर हम 7 से गुणा कर देंगे तो हमें आसानी से 6 परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी। आप चाहे तो 7 के अलावा 8 से भी कर सकते हैं, 9 से भी, 10 से भी, यानी कि 6 से बड़ी किसी भी संख्या से आप गुणा कर
कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि हम 7 से ही क्यों करेंगे। आप चाहे तो 8 से भी कर सकते हैं, 9 से भी, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि ऊपर भी और नीचे भी 7 से गुणा कर देंगे। तो ये यहां पर कुछ इस तरह से आपको कर लेना है। तो देखिए कितना आ जाएगा, 3 सत्ते 21 और बटे में 1 गुणा 7, 7 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने कर दिया। अब दूसरी संख्या हमें क्या दिया गया है, 4। तो 4 को भी हम इसी तरह से 4/1 लिख सकते हैं। तो ये हमने लिखा। अब इसमें भी हमें वही करना है जो हमने 3 के साथ किया था। इसमें भी हम ऊपर और नीचे 7 से ही गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से कर दिया। अब ये हो जाएगा 4 सत्ते 28 बटे में 1 गुणा 7, 7 आ जाएगा। अब देखिए हमारा आंसर आया है 21/7 और 28/7। तो इन दोनों में आपको बस एक बात ध्यान में रखना है कि दोनों का हर बराबर होना चाहिए, यानी कि हर समान होना चाहिए। इसमें भी देखिए 7 है, इसमें भी 7 है, तो हमें कुछ नहीं करना, बस इन दोनों के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या लिख देनी है। तो देखिए 21/7 और 28/7 के बीच में पहली परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 22/7। फिर इसके बाद क्या हो जाएगी, 23/7। फिर इसके बाद 24/7। फिर इसके बाद 25/7। फिर 26/7 और इसके बाद लास्ट हमारा 27/7। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमने यहाँ पर 6 परिमेय संख्याएं बता दिया। ठीक है, इसी तरह से आपको भी करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि हमने यहाँ पर 7 से ही क्यों गुणा किया है। मैं आपको फिर एक बार कह रहा हूं कि आप चाहें तो 7 से बड़ी, यानी कि आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जितनी आपसे परिमेय संख्याएं पूछा गया है उससे बड़ी संख्या से आपको ऊपर और नीचे गुणा कर देना है, बस। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 का हल कंप्लीट हुआ। अब चलिए प्रश्न नंबर 3 का हल करते हैं। अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 3 का हल करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये भी हमारा प्रश्न नंबर 2 की तरह ही है लगभग। सबसे पहली संख्या हमें क्या दिया गया है, 3/5। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमसे कितना परिमेय संख्या पूछा गया है, 5। तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि जितनी आपसे परिमेय संख्या पूछा जाए उससे अगली संख्या से आप ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। तो हमसे 5 पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर हम किससे गुणा करेंगे, 6 से, ऊपर भी और नीचे भी। तो इस तरह से हमने कर दिया। अब देखिए ये हो जाएगा 3 6 18 बटे में 5 6 30। तो ये हो गया 18/30। इसी तरह से दूसरी संख्या हमें क्या दिया गया है, 4/5। तो इसमें भी हम वही करेंगे जो हमने यहाँ पर 3/5 के साथ किया, यानी कि ऊपर भी 6 से गुणा और नीचे भी। तो ये हो जाएगा 4 6 24 बटे में 5 6 30। अब देखिए इसमें भी हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हर दोनों के समान है या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं इसमें भी 30 है, इसमें भी 30 है, यानी कि हर दोनों के बराबर हैं। तो अब हमें कुछ नहीं करना, दोनों के बीच हमें 5 परिमेय संख्याएं बता देनी है। तो पहली क्या हो जाएगी, 19/30। फिर इसके बाद 20/30। इसके बाद अगली क्या हो जाएगी, 21/30। फिर इसके बाद 22/30 और लास्ट में हमारा 23/30। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने देखा, हमने यहाँ पर 5 परिमेय संख्याएं बता दिया। तो इस तरह से आपको भी करना है। अब यहाँ पर भी देखिए जरूरी नहीं कि यहाँ पर आप 6 से ही गुणा करेंगे, आप चाहे तो 5 से बड़ी कोई भी संख्या से कर सकते हैं। 6 के अलावा 7 से भी कर सकते हैं, 8 से भी, 9 से भी, 10 11 12 किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 का हल कंप्लीट हुआ। अब देखिए हम इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 4 है। तो इसमें हमसे क्या कहा गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए पहले भाग में इसमें हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें कहा गया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो ये हमारा सत्य है। अब ये सत्य क्यों है ये मैं आपको समझाता हूं। हमें कहा गया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि प्राकृत संख्या हम किन संख्याओं को कहते हैं। तो वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट हों और अनंत तक चलती जाएं, जैसे 1 2 3 4 इसी तरह से आगे बढ़ती जाएं, खत्म ना हो, तो वे संख्या प्राकृत संख्याएं होती हैं। और इसमें एक और दिया गया है पूर्ण संख्याएं।
तो पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? जिसमें प्राकृत संख्या शामिल हो, यानी कि 1 2 3 4 इसी तरह से आगे बढ़ता जाए, लेकिन इसमें हमारा एक और संख्या जुड़ जाता है जो कि 0 होता है। यानी कि वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती हों वे हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो हमसे प्रश्न में यही कहा गया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए, प्राकृत संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या 0 से। तो सभी जो ये प्राकृत संख्याएं हैं ये इस पूर्ण संख्याएं में ही आ रही हैं। इसलिए ये हमारा सत्य है कि जितने भी प्राकृत संख्याएं होती हैं वे सारी ही पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं इस पूर्ण संख्या में आ जा रही हैं, इसलिए सारी प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्या ही होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आई होप आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम रीजन भी बताएंगे क्योंकि हमसे कारण भी पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला भाग सॉल्व हो गया। अब देखिए दूसरे भाग को करते हैं। दूसरे भाग में हमसे क्या कहा गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले अगर हम इसके आंसर की बात करें तो ये हमारा असत्य है। अब ये असत्य क्यों है ये मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए, हमें यहाँ पर एक पूर्णांक और एक पूर्ण संख्या कहा गया है। तो हमारा जो पूर्णांक संख्या होता है वो कौन सी संख्या होती है उनको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो देखिए, पूर्णांक जो होती हैं उसमें हमारी जो प्राकृत संख्याएं होती हैं ये तो इसमें शामिल होती ही हैं। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4। इसके अलावा इसमें हमारी जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो भी शामिल होती हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन इसमें हमारी ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, जैसे कि -1 -2 -3 इसी तरह से इधर भी संख्याएं चलती जाती हैं अनंत तक, और इधर भी। यानी कि ये जो 1 2 3 4 है ये हमारी धनात्मक पूर्णांक है, और ये -1 -2 -3 इधर के जितने हैं ये सारी ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो हमने पूर्णांक को समझ लिया। और पूर्ण संख्याएं जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 इसी तरह से चलती जाएं। ठीक है, तो अब देखिए हमसे क्या कहा गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यानी कि जितने भी ये पूर्णांक हैं क्या ये सारी ही पूर्ण संख्याएं हैं? तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं वो सिर्फ 0 से स्टार्ट होती हैं, लेकिन पूर्णांक में हमारा 0 से पहले वाले भी संख्याएं होती हैं, यानी कि ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। तो इस पूर्ण संख्या में हमारी ऋणात्मक संख्याएं नहीं है, इसलिए ये हमारा असत्य है, क्योंकि सारी जो पूर्णांक है सारे ही पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, इसलिए इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, क्योंकि जो ऋणात्मक ये पूर्णांक हैं ये हमारी पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा दूसरा भाग सॉल्व हो गया। अब देखिए तीसरे भाग को हम यहां पर कर लेते हैं। तीसरे भाग में हमसे क्या कहा गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले अगर हम इसके आंसर की बात करें तो ये हमारा बिल्कुल असत्य है। अब ये असत्य क्यों है ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमसे कहा गया कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जैसे देखिए ये हमारा जो 10/5 है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे यानी कि 5 से 10 में भाग करेंगे तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा। यानी कि 2 क्या होता है, हमारा एक पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये तो हमारा क्योंकि एक पूर्ण संख्या हो गया। लेकिन अगर हम दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि 5/4, तो 5/4 में अगर आप 4 से 5 में भाग करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.25। अब 1.25 हमारा क्या एक पूर्ण संख्या है? तो आप कहेंगे बिल्कुल पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ये हमारा पॉइंट में है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो परिमेय संख्या है ये हमारा एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न में ये कहा गया कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, यानी कि सारी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो सारी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती, जैसा कि ये वाला आप देख सकते हैं ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये हमारा असत्य है। और इसका कारण लिखेंगे क्योंकि 5/4 एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।